इस्कॉन के अमोघ लीला जी ने हाल ही में वीगनवाद और दूध पर एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम उन्हीं के दावों और तर्कों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो कितने सही है। ध्यान दीजिएगा कि उनका वीडियो 18 मिनट का है, तो मैं केवल मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। कारण ये कि अमोघ लीला जी अपने वीडियो में वीगनवाद की बात काफी बाद में करते हैं, इसलिए इस वीडियो में भी थोड़ा बाद में ही उस पर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे अंत तक देख लेने पर आप बहुत कुछ नया सीखेंगे जो आपको पहले नहीं पता था। अगर मेरे इस पूरे वीडियो का मुझे केवल 2 शब्दों में सार प्रस्तुत करना हो तो मैं कहूंगा लॉजिकल कंसिस्टेंसी। यानी एक तर्क जो आप एक्स पर दे रहे हो वही तर्क आपको वाई के ऊपर भी लगाना होगा, या कम से कम लगाकर देखना होगा कि वो कितना सही है। शुरू करते हैं, आगे समझ आएगा। So actually देखा जाए having pets at home is a violence against the pets, those animals, क्योंकि ना उनकी दुनिया है और उस दुनिया में वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। वो एक छोटे से कन्फाइंड केज के अंदर रहते हैं हमारी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए। So somewhere having pets at home is a way we do violence to them. जहां तक पशुओं को पालने की बात है तो उसमें वीगनवाद का सिद्धांत जानवरों को खरीदने बेचने का नहीं, उन्हें बुरी परिस्थितियों से बचाकर गोद लेने का समर्थन करता है। जैसे किसी कुत्ते, चोटिल कबूतर या बिल्ली, गिलहरी वगैरह को सड़क से उठाकर आप अपने पास आश्रय दें और जरूरत पड़ने पर जीवन पर्यंत उसका ख्याल भी रखें। जानवरों को घर में पालना पशु क्रूरता है। Having pets at home, चाहे खरगोश हो, कुत्ते बिल्ली हो, in a way it's a violence. ये बोलकर 2 मिनट बाद आप ये नहीं कह सकते कि अपने घर में गाय पालो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि घरों में पशुओं को लोग पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्ली इत्यादि को पाल लेते हैं। गाय को पालना चाहिए। और अगर आप कहते हो कि हम उस गाय को बहुत अच्छा रखेंगे तो कुत्ते और खरगोश पालने वाले भी अच्छा रख लेंगे। लॉजिकल कंसिस्टेंसी। सच कहूं तो उनके वीडियो के इस हिस्से का कोई खास मतलब निकलता नहीं है। मेरे देखिए ये केवल आचार्य प्रशांत को घेरने के लिए बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। कि इंडिया में जो हमारी देसी गाय है A2 देसी गाय, जी हाँ, उसका जो दूध है ये बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। उसके बाद अमोघ लीला जी आते हैं A2 मिल्क पर और यहाँ से सही मायने में वीडियो शुरू होता है। न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस पर गौर किया था कि गायें 2 तरह का दूध देती हैं और इसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने मिल्क को A1 और A2 में बांट दिया। इस वीडियो की शुरुआत में अमोघ लीला जी मांस के बुरे प्रभावों का एक वैज्ञानिक आकलन, साइंटिफिक असेसमेंट करते हैं, लेकिन A2 मिल्क की बात करते हुए वो अपनी जानकारी का कोई स्रोत स्क्रीन पर नहीं दिखाते। लॉजिकल कंसिस्टेंसी। सच ये है कि A2 मिल्क की सारी जानकारी का कोई स्रोत ही नहीं है। जितना हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस फिलहाल है उसके अनुसार A2 मिल्क कोई जादुई द्रव्य नहीं है। ये सुनकर हो सकता है मैं बुरा लगे या लगे कि मैं बायस्ड हूं क्योंकि मैं हमारी भारतीय गायों के, हमारी प्राचीन संस्कृति के A2 मिल्क के खिलाफ बोल रहा हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक फैक्ट है। हमारे ऋषियों के ज्ञान को दूध दही का वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तक A2 मिल्क पर केवल 2 स्टडीज हुई हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि उन दोनों की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वो दोनों स्टडीज A2 मिल्क कंपनी ने ही करवाई है, पर फिर भी मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि काफी कमजोरी सही, लेकिन इस बात का थोड़ा बहुत प्रमाण है कि A2 मिल्क को पचाना A1 मिल्क से थोड़ा आसान हो सकता है, इन्हीं 2 स्टडीज के आधार पर। बस कहानी यही खत्म हो जाती है। A2 गाय का दूध पी करके आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एस्मा आपकी बॉडी को छोड़ देगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को भी रिमूव करता है। मेंटल हेल्थ, ऑटिज्म, इट इज लिक्विड रिलीजन। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। इसके अलावा अमोघ लीला जी जितनी भी बातें करते हैं कि विशेषतया A2 मिल्क से ही अस्थमा और दूसरी बीमारियां ठीक होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस पर अमोघ लीला जी कहेंगे कि भाई इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। Yes, this अमोघ लीला दास, I had asthma. ऐसे तो अमोघ लीला जी के सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की बात करने पर जवाब में ये बोलने वाले कि भाई हम तो मांस खाते और हमारी बॉडी बनी हुई है, हम तो तंदुरुस्त है, ऐसे भी कई लोग मिल जाएंगे। ये बस एक एनेक्डोट है। मुझे विश्वास है दूध छोड़कर अस्थमा ठीक करने वाले, अपने चेहरे के पिंपल्स ठीक करने वाले और अपनी गैस की समस्याएं खत्म करने वाले भी कई लोगों की कहानियां मिल जाएगी। उनसे वैज्ञानिक रूप से कुछ भी प्रमाणित नहीं होता। लॉजिकल कंसिस्टेंसी। वीडियो में आगे अमोघ लीला जी दूध के लिए गाय भैंसों पर होने वाली क्रूरता की भी चर्चा करते हैं और उनका मानना है कि हमें केवल ऐसी ही जगहों से दूध लेना चाहिए जो पशुओं का ख्याल रखती हो। अब हम जाते हैं किसी गौशाला में, वी डू नॉट नो वहां पर गाय के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर गाय को सिर्फ एक कमोडिटी मान करके उसे दूध लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से उस दूध के अंदर इतना आशीर्वाद नहीं होता। इससे पहले कि हम अपने घर में आने वाले दूध की चर्चा करें, मुझे लगता है शायद अमोघ लीला जी वीगन्स के साथ कई बातों पर सहमत होंगे। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कम से कम लोगों को आज के आज जितने भी बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनमें दूध होता है, बिस्किट, पिज्जा, आइसक्रीम, रेस्टोरेंट्स में पनीर, दूध से बनने वाली सभी प्रकार की मिठाइयाँ, इन सभी का जीवन पर्यंत त्याग कर देना चाहिए? क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स में दूध कहाँ से आ रहा है हमें क्या पता।
और ये बोलना बहुत ही बचकाना होगा कि ये दूध अच्छी जगहों से आ रहा होगा। क्या वो इस बात को स्वीकार करता है कि जिस तरह वो बर्थडे पर अंडों वाला केक खाने से मना करेंगे, ठीक वैसे ही कम से कम लोगों को शादियों में दूध से बने व्यंजन, क्रीम वाला केक, टपरियों पर चाय और ऐसी तमाम चीजों का त्याग कर देना चाहिए? क्या वो इस बात को स्वीकार करता है कि कम से कम पैकेट वाला दूध और उससे बनी सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो त्योहार पर मार्केट से खरीदी गई रसमलाई क्यों ना हो? अमोघ लीला जी की बातों से तो यही स्पष्ट होता है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी। आज की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बोलती हैं हमारा दूध तो क्रुएलिटी फ्री है, लेकिन अगर आप जा करके देखेंगे ना, वहां पर क्रुएलिटी हो रही होती है। यदि किसी व्यक्ति को सच में गायों की परवाह है तो सबसे पहले तो उसे मार्केट में सभी जगहों पर दूध के रंग को लाल और उसे मांस के समान समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। तभी तो मार्केट में पता चलेगा कि लोग इस क्रूरता के खिलाफ है। यदि अभी के समय कृष्ण भक्त इतना ही करने लगे तो बहुत बड़ी बात होगी। घर में आने वाले दूध की चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि अमोघ लीला जी ने वीगन बनने का चौथा कारण एनवायरनमेंट को बताया था? एंड द फोर्थ रीजन इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स। क्योंकि जितने डेयरी इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी होते हैं, डिफॉरेस्टेशन भी होती है और वाटर यूसेज भी होता है बहुत ही एक्सेसिवली। सो इसीलिए अपने रिसोर्सेज हमें बचा के रखना चाहिए। लेकिन उसकी उन्होंने आगे वीडियो में कोई चर्चा नहीं की। हालांकि उन्होंने मांस के एनवायरमेंटल इफेक्ट पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ये भेदभाव क्यों? लॉजिकल कंसिस्टेंसी। हमें दूध के पर्यावरण पर प्रभाव की भी चर्चा करनी चाहिए। अमोघ लीला जी अपने मांस पर बनाए हुए वीडियो में कहते हैं, टंगड़ी खाने की इच्छा है, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी एनिमल्स की। अच्छा, इनके लिए फिर लैंड चाहिए होगी। लैंड कहाँ है और बड़े स्तर पे लैंड चाहिए हमें, तो वाला लैंड कहाँ मिलेगी? वेल, उसके लिए डिफॉरेस्टेशन तो करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। बात बिल्कुल सही है। जानवरों को खिलाने और उन्हें चराने के लिए बहुत सारी जमीन की जरूरत पड़ती है और वो जंगलों के साफ होने का एक बड़ा कारण है। पर क्या आप जानते हैं कि दूध के प्रोडक्ट्स के लिए मांस से भी ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है? इस चार्ट को देखिए। इसमें बताया गया है कि किस प्रोडक्ट से 1000 कैलोरीज पाने के लिए कितनी जमीन लगती है। दूध में सुअर के मांस, मुर्गे के मांस, मछली और अंडों से भी ज्यादा जमीन लगती है। जाहिर सी बात है, पौधों में बहुत ही कम जमीन लगती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि 100 ग्राम प्रोटीन में किस प्रोडक्ट में ज्यादा जमीन लगती है, तब भी हम पाते हैं कि दूध में सुअर के मांस, मछली, अंडे और मुर्गे के मांस से ज्यादा जमीन लगती है। तो जो जंगलों को कटने की बात अमोघ लीला जी अपने वीडियोस में करते हैं, जो कि एकदम सही बात है, ठीक वही चीज दूध के कारण और ज्यादा होती दिखाई दे रही है, मांस और अंडे से भी ज्यादा। Like for example, gas emissions की अगर बात करें, a recent study shows that a pound of beef produces on an average around 15 times as much CO2. अमोघ लीला जी ग्रीन हाउस गैसेस की भी बात करते हैं कि मांस खाने के कारण कितनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो पर्यावरण को गर्म करती है। एकदम ठीक, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। और जितनी ज्यादा ये होगी उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं, वो चाहे ग्लेशियर्स का पिघलना हो या फिर ओवरऑल हीट बढ़ने की वजह से बीमारियां हो। पर दूध के उत्पादन में गाय भैंसों के शरीर से लगातार मेथेन गैस निकलती है और मेथेन गैस 100 सालों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। अगर गाय भैंसों के दूध की तुलना में हम वीगन दूध की बात करें, सोयाबीन से, बादाम से या ओट से बनने वाले दूध की बात करें, तो वो गाय भैंसों के दूध से हर मामले में अच्छा होता है। चाहे आप जमीन का इस्तेमाल देख लो, वीगन दूध को कम जमीन लगती है, या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस देख लो, वीगन दूध कई गुना कम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, या पानी का इस्तेमाल देख लो, गाय भैंसों के दूध को कम से कम 600 लीटर पानी लगता है 1 लीटर दूध के लिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट तो कहती है कि 1060 लीटर पानी लगता है 1 लीटर दूध बनाने में। अगर हम यूट्रोफिकेशन बात करें, यानी तालाबों, नदियों और दूसरे वाटर सोर्सेस का पानी कितना गंदा हो रहा है, वहां पर कितने डेड जोन्स बन रहे हैं, तो वो भी गाय भैंसों के दूध के कारण कहीं ज्यादा होता है। वैसे क्या आपने देखा कि मांस के ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हुए अमोघ लीला जी ने किस पेपर का रेफरेंस दिया? इसका। ये पब्लिश हुआ था 2018 में और ये एक बहुत ही प्रचलित पेपर है। मजेदार बात यह है कि यहाँ मैंने दूध और पर्यावरण की जितनी भी बातें की है वो सभी इसी पेपर से हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने कहीं से भी उठाकर आपको कुछ भी दिखा दिया है। मैं उसी रिसर्च की बात कर रहा हूँ जिसकी बात अमोघ लीला जी ने अपने वीडियो में किया है, ठीक उसी रिसर्च की। मुझे नहीं लगता अमोघ लीला जी ने इस बारे में खोज ही नहीं की होगी कि दूध का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें पता तो होगा ही, पर फिर भी उन्होंने अपने वीडियो में इसकी चर्चा नहीं की। ये भी ठीक है। और अब हम आते हैं इस 18 मिनट के वीडियो में वीगनिज्म के खिलाफ पहले और आखिरी तर्क पर। लोगों को वीगन क्यों नहीं बनना चाहिए, इसका अमोघ लीला जी एक ही तर्क देते हैं।
ये एक्चुअली बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि अगर हम डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को बंद कर देंगे तो गाय की आवश्यकता क्या है? वेल, फिर अपना पिंक रेवोल्यूशन है ना। ये विचार कई लोगों का होता है कि वीगनवाद एक षड्यंत्र है गायों को मरवाने का, और गाय बची हुई इसलिए है क्योंकि लोग दूध के लिए उनका उपयोग करते हैं। इससे पहले कि हम अहिंसा मिल्क की बात करें, कुछ संख्याओं पर नजर डालते हैं। क्या आपको पता है कि आज की तारीख में भारत में रोज 1 लाख भैंसें मारी जा रही हैं? और ये सरकारी आंकड़ा है जिसमें गायों की कोई गिनती नहीं है। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो भारत से हर साल 20 लाख से ज्यादा गायों को बांग्लादेश स्मगल किया जाता है। 20 लाख हर साल का मतलब है रोज की 5500। और ये केवल बांग्लादेश की बात है, इसमें पाकिस्तान भेजे जाने वाली गाय, भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में स्मगल करके मारी जाने वाली गाय, और जिन राज्यों में गौहत्या बैन है वहां भी गैर कानूनी तरीके से मारी जाने वाली गाय शामिल नहीं है। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर ये आंकड़ा रोज की 10,000 गायों का हो। यानी भारत में 1 लाख से ज्यादा भैंसे और कम से कम 10,000 गायें रोज मारी जा रही हैं। और यह सब तब हो रहा है जब पूरा भारत दूध पीता है। सोचकर देखिए कि ये सभी गाय भैंसे उन कसाई खानों तक पहुंचती कैसे। हम आए दिन वीडियोस देखते हैं कि ट्रक में इतनी गाय पकड़ी गई इलीगली स्मगल करते हुए, लेकिन वो गाय उस ट्रक में पहुंची कैसे? इसका जवाब है कि दूध ना देने पर बूढ़ी गाय भैंसों को बेच दिया जाता है और इसी के साथ नर बछड़ों को भी बेच दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति गाय भैंसों को दूध के लिए पालता है वही उन्हें बूढ़ा होने पर और उनके नर बछड़ों को बेच रहा है। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती नहीं कर रहा है। अमोघ लीला जी इस बारे में जानते हैं और उन्होंने अपने वीडियो में इसकी चर्चा भी की है। और बैल को क्यों मार देते हैं? अरे बैल से दूध थोड़ी ना मिलने वाला है। एक तो क्वांटिटी भी दूध की कम होती है और फिर दूध देने के जो साल होते हैं वो भी कम होते हैं। तो व्यक्ति सोचता है अरे भाई फिर इसको कसाई खाने भेज दो, और क्या दूध तो दे नहीं रही है और क्या नहीं तो अरे। और उनका सोल्यूशन यह है कि बूढ़े हो जाने पर गायों को नहीं बेचना चाहिए। जैसे मान लो हमारी माँ ही है, वो बूढ़ी हो गई, अरे बचपन में हमने अरे माँ से दूध पिया था ना, अब तो बूढ़े हो गए ना, तो माँ को ऐसा करते कसाई खाने भेज देते हैं। क्या हम ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इतना तो तय है कि आज की तारीख में दूध के कारण गाय भैंसों की हत्या हो रही है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्या अमोघ लीला जी उन सभी जगहों से दूध लेने के लिए मना करते हैं जहां से हमें एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता कि वो दूध कहां से आ रहा है। खैर, अब आते हैं अहिंसा दूध पर। दूध के धंधे का मॉडल क्या है? आज आपके पास में मान लीजिए 10 पशु हैं, सबकी सब मादा। अगर आपको दूध चाहिए तो उन सभी को आपको प्रेग्नेंट करवाना होगा। जब उन्हें 10 बच्चे होंगे तो पहले साल में आपको 10 पशुओं का दूध मिलेगा। आमतौर पर जब उस पशु को बच्चा होता है तो उसके 3 या 6 महीने के भीतर ही उसको दोबारा गर्भवती कर देते हैं, ताकि जब तक उसे इस बछड़े के लिए दूध आना बंद हो तब तक वो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर आप अगले साल दोबारा 10 बच्चे पैदा करवाते हैं और फिर दोबारा 10, तो इस तरह से आपके पास 3 सालों में कुल 40 पशु हो जाएंगे और इनमें कम से कम 15 नर बछड़े, यानी वो कभी दूध नहीं देने वाले। अब चौथे साल में आप आपके ओरिजिनल 10 पशुओं के साथ साथ पहले साल में जो पैदा हुए 10 पशु थे उनमें से जो 5 मादाएं थी उनको भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपके यहाँ इस साल 15 बछड़े पैदा होंगे और अगले साल फिर से आप यही कर सकते हैं। तो अब आप 5 सालों तक दूध का धंधा कर चुके हैं। ये बताइए कि आपको पहले साल कितने जानवरों से दूध मिल रहा था? जवाब है 10। और आपको कितने जानवरों का खर्चा उठाना पड़ रहा था? जवाब है 20। और 5 सालों के बाद आज आपको कितने जानवरों से दूध मिल रहा है? 15। और आपको कितने जानवरों का ख्याल रखना पड़ रहा है? जवाब है 70। मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि आप हर साल नहीं हर दूसरे साल बच्चे पैदा करवाते हो। हालांकि आपको तब उस बीच के पीरियड के लिए दूध नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो सब छोड़ो। 10वें साल में आपको कितने जानवरों का ख्याल रखना पड़ेगा? 70 का। और दूध कितने से मिलेगा? 15 से। तो पहले साल में 10 से दूध ले रहे थे और ख्याल रख रहे थे 20 का, आज 15 से दूध ले रहे हैं और खर्चा उठा रहे हैं 70 का। क्या ये व्यापार फायदेमंद है? नहीं। दूध का धंधा लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो ही नहीं सकता। जानवर बढ़ते रहेंगे, मुनाफा उतना ही रहेगा। तो व्यक्तिगत स्तर, इंडिविजुअल लेवल पर अमोघ लीला जी का सॉल्यूशन काम नहीं करता। दूसरा, अगर सामाजिक स्तर, सोसाइटल लेवल पर देखें तो भी अमोघ लीला जी का समाधान पूरे भारत को दूध पिलाने के लिए काम नहीं कर सकता। आज डेयरी इंडस्ट्री हजारों लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। सो इतने सारे पैसे में से क्या हम थोड़ा सा पैसा नहीं निकाल सकते गौ माता की सेवा के लिए? नहीं। सोच कर देखिए, एक गौशाला में ज्यादा से ज्यादा कितने पशु होते हैं? अमोघ लीला जी ने कुछ गौशालाओं का उदाहरण दिया है, जैसे माता जी गौशाला विच इज इन बरसाना, जिसमें 60,000 गाय हैं। 60, 70, 80 हजार पशु एक गौशाला में होना इतनी बड़ी बात है कि अमोघ लीला जी उसका उदाहरण दे रहे हैं। वापस आते हैं नंबर्स पर। रोज कितने जानवर मारे जाते हैं? 1 लाख। अगर अमोघ लीला जी का सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो हमें इस तरह की रोज 2 नई गौशालाएं खोलना पड़ेगी। हर एक दिन 2 नई गौशालाएं। आज भारत में 30 करोड़ गाय भैंसे हैं,
हर साल 3 करोड़ बढ़ती जाएंगी, 10 सालों में 60 करोड़ हो जाएंगे, जिनमें से अधिकतर दूध नहीं दे रहे होंगे। कौन ख्याल रखेगा रोज 1 लाख नए पशुओं का? और मान लो किसी तरह हमने ख्याल रख भी लिया, मेरे देखे असंभव है, पर मान लो हमने रख भी लिया, तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि गाय भैंसों को रखने में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और इसमें मांस और अंडे से भी ज्यादा जमीन लगती है। एक तरफ अमोघ लीला जी इन्हीं 2 चीजों का बोलकर मांस उद्योग को बंद करवाना चाहते हैं, जिसमें सभी वीगन्स उनके साथ हैं, मैं भी उनके साथ हूं इस चीज में। लेकिन उतना ही या उससे भी ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इंडस्ट्री, दूध की इंडस्ट्री, इसमें वो जानवरों की संख्या को 2 गुना करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। लॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो जो समाधान अमोघ लीला जी बता रहे हैं वो ना केवल हमारे रिसोर्सेज की कमर तोड़ देने वाला है, बल्कि पर्यावरण को बर्बाद करने वाला है और व्यक्तिगत स्तर पर दूध के धंधे को घाटे का सौदा बनाने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि अगर लोगों ने दूध छोड़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा? सबसे पहले तो धीरे धीरे गौहत्या कम हो जाएगी, क्योंकि दूध के व्यापारी जबरदस्ती आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इतनी सारी गाय भैंसे पैदा ही नहीं करवाएंगे, उनकी संख्या कम होगी। ज्यादा गाय भैंसे मरने लगेगी इसलिए संख्या कम नहीं होगी, कम पैदा होंगी इसलिए संख्या कम होगी। ज्यादा गाय भैंसे मरने लगेगी इसलिए संख्या कम नहीं होगी, कम पैदा होंगी इसलिए संख्या कम होगी। और ऑर्गेनिक खेती के लिए कई बहुत सारी अच्छी विधियां, जैसे ZBNF का विचार मुझे पसंद आया। उसमें व्यक्ति गायों का उपयोग जरूर करता है, लेकिन उसमें मुझे शोषण होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक ही गाय से वो 30 एकड़ तक की खेती कर सकता है। तो ये मेरे देखिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है कि आप उसे अच्छा खिलाओ और बदले में आपका खेती में लाभ हो। आप कहोगे ये दूध के धंधे में भी तो हो जाएगा। हाँ भाई, दूध के धंधे में भी हो जाएगा, पर दूध का धंधा अगर करेंगे तो फिर वही संख्याएं बढ़ती रहेगी और दूध का प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा ना, तो आखिरी में व्यक्ति को उन जानवरों को बेचना ही पड़ेगा। यहाँ अंतर यह है कि इतनी तेजी से संख्याएं नहीं बढ़ रही। रही बात गाय भैंसों को मरवाने के षड्यंत्र की, तो किसी षड्यंत्र की हमें कोई जरूरत नहीं है। दूध का उद्योग रोजाना 1,10,000 पशु यूं ही मार रहा है, उससे और बुरा कुछ नहीं हो सकता। जो होगा इससे तो अच्छा ही होगा। फिर से कह रहा हूं, लोगों को वीगन बनने पर जो होगा वो रोज 1,10,000 गाय भैंसों के मरने से बुरा नहीं हो सकता। 2 मिनट आप रुक करके इस बारे में विचार कीजिए कि जो कुछ भी होगा क्या वो इससे बुरा हो सकता है कि रोज 1,10,000 गाय भैंसें मर रही है रोज। अब कई मित्रों के मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा होगा। कल्पना कीजिए एक बहुत ही बड़ा कमरा है जिसमें 16 लोग हैं। वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जैसे चाहे सो सकते हैं, अगर चाहें तो अपने साथ साथ 10-10 गायें भी ला सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं 16 लोगों की जगह उस कमरे में 800 लोग हो जाएं, तो क्या आपको लगता है वो उतना ही फैलकर सो पाएंगे, उतना ही खुलकर जी पाएंगे जितने वो 16 लोग करते थे? वो 16 लोग अपने साथ 10-10 गाय भी रख सकते थे, लेकिन ये 800 लोग क्या अपने साथ एक एक गाय भी रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 16 लोग 10-10 रखेंगे तो भी 160 होगी। यहाँ पहले से ही 800 लोग हैं और अगर ये लोग एक एक भी रखेंगे तो भी 800 गाय हो जाएंगी। और यहाँ पर हमें ये इतनी सरल सी बात समझने की जरूरत है कि दुनिया की स्थिति ठीक उस कमरे जैसी है। आज से 2000 साल पहले दुनिया में लगभग 16 करोड़ लोग थे और आज 800 करोड़ लोग हैं। पहले लोग कम थे, जंगल ज्यादा। बूढ़ा होने पर उस जानवर को खुला छोड़ा जा सकता था, मारने की कोई जरूरत नहीं थी। जो लोग अहिंसा दूध का सपना देखते हैं वो कहीं ना कहीं एक काल्पनिक दुनिया की इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। अरे सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, खुला छोड़ देंगे। अहिंसा दूध के समर्थकों को आप कभी भी संख्याओं की बात करते नहीं पाओगे, क्योंकि संख्याएं उनके पक्ष में नहीं होती है। आपका लोकल दूध वाला जो आपके घर दूध देकर जा रहा है वो अहिंसा दूध आपको तभी तक लग सकता है जब तक आपने पकड़कर 10 मिनट उससे पूछताछ नहीं किया। उसकी शुरुआत होती है इन 4 सवालों से। कितने सालों पहले उसने शुरू किया था, तब उसके पास कितने जानवर थे, आज कितने जानवर हैं और बाकी के कहाँ गए। अहिंसा दूध जैसी चीजें केवल और केवल एक बहुत ही छोटे लेवल पर की जा सकती है और आज से 2000 साल पहले ये बहुत छोटे लेवल पर होती थी, क्योंकि तब लोगों की जनसंख्या ही कम थी। आज 50 गुना ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है, तो हम वैसे नहीं जी सकते, हम वैसे जीने का सपना नहीं देख सकते थे जैसे पहले लोग जीते थे। अब ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, लेकिन अभी भी कई चीजों की चर्चा मैंने यहाँ पे नहीं की है। अगर आप इस मुद्दे को बहुत ही गहराई से समझना चाहते हैं तो प्लीज YouTube पर माँ का दूध सर्च कीजिए और 2 घंटे की पूरी फिल्म देखिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें कही हैं, जितने भी नंबर्स बताए, जितने भी चार्ट्स दिखाएं, उन सभी के सोर्सेज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप उन सोर्सेज पर जाएं और खुद कंफर्म करें कि जो बातें मैंने कही हैं वो सच हैं या नहीं। यूएसए में अगर किसी को अहिंसा एग्स मिल सकते हैं, ऑल्दो वी डोंट एडवोकेट दैट यू कंज्यूम एग्स, पर लेकिन हाँ, अगर वहां पर अहिंसा एग्स मिल सकते हैं तो भला भारत में आपको अहिंसा मिल्क क्यों नहीं मिल सकता है? बड़े स्तर पर ना ही अहिंसा एग्स जैसी कोई चीज हो सकती है, ना ही अहिंसा दूध जैसी। प्लीज YouTube पर माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री को देखिए, आपको आपके अधिकतर सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
आज की तारीख में श्री कृष्ण के प्रिय गौवंश की हत्या और उनके कष्ट को रोकने का एकमात्र उपाय है दूध के पदार्थों का त्याग। धन्यवाद।